Welcome everyone in this interactive session. आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल से हम जाके इस टॉपिक पर बात करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप लोग साथ साथ रहेंगे। हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अ, आज के टॉपिक हम बात करेंगे मलेरिया और डेंगू पर। दैट व्हाट मलेरिया इज एंड व्हाट इज डेंगू। इनकी स्प्रेडनेस किस तरह होती है, किस तरह ये बीमारियां होती है, कॉजेज, इफेक्ट्स, सिम्टम्स, प्रिवेंशन। और रिसेंटली जो WHO की जो रिपोर्ट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि ये रिपोर्ट्स क्या कहते हैं रिसेंटली इन डिजीज के बारे में। टुडेज टॉपिक्स आर वी आर हैविंग डिफरेंट टॉपिक। तो आज के टॉपिक के पर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, और थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड, विच इज वेरी कॉमनली एंड वेरी इन यूज्ड इन लेबोरेटरिकल वे। लेबोरेटरीज में बहुत जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल मेथड। जो जिस जिस भी मेथड से हम किसी भी डिजीज के रिजल्ट तक, डिजीज के ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। उस पर हम बात करेंगे, एज वेल एज the steps that are taken by the biologists or by the different लेबोरेटरी में जो काम करने वाले हैं वो लोग जो जो स्टेप्स यूज करते हैं एक बायोलॉजिकल मेथड में। वो स्टेप्स पे हम बात करेंगे। फिर कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स पे हम बात करेंगे। तो आइए अब हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस चीज को बोलते हैं। आ, हमें ज्वाइन किया है डोगर साहब ने, फिदा हुसैन शाह साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? प्लीज काइंडली मुझे इनबॉक्स में बता दें। तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम कोई भी मसला हो, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी, या आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा एक्शन या ऐसा ऑब्स्टिकल जो आपके काम में रुकावट बनाता है, दैट इज नोन एज अ प्रॉब्लम। और अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, दैट इज रिलेटेड टू एनी लाइफ। लाइफ जो कि पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि लाइफ इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन उसमें लाइफ मौजूद है। इनमें से किसी भी लाइफ के किसी भी फॉर्म को जो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर नोन एज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज एनी प्रॉब्लम, any issue, any problem that is created by any of the living organisms or the environmental factor। आपके environment में जितने भी factors हैं उनमें से, या फिर आपके environment में जितने भी living organisms हैं उनमें से, अगर कोई भी problem create होता है, उस प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो सिंपली यू कैन डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स or by the environmental factor causes harmful effects to the other living organisms। याद रखें, biological problem is always that problem which is caused by either living organisms or by other environmental factors, and that affects, that causes harmful effects to the other living organism। जब भी living organisms में कोई भी problem आ जाए, either it is by caused by other living organisms or by environmental factor, this will be known as the biological problem। biological method is adopted to solve it। जब भी biological problem हो जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप किसी भी डिजीज को कह सकते हैं। सिंपली यू कैन से एनी डिजीज इज नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको जुकाम हो गया, आपको फीवर है, आपकी पोलियो हो गया, आपकी मलेरिया हो गया, आपकी डेंगू हो गया, आपके डायरिया हो गया, कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम
जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अलाउ नहीं करता है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है ना हम सॉल्व करेंगे, और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, what will be the biological method is adopted to solve any of the biological problem in a specific way, in a specific method, in a very trained by trained people in the laboratories as well as in the field. So there are different steps that are that will be taken to solve this biological problem. These steps of the biological method are the detection, observation, hypothesis, deduction, experiments, theories, and finally we will develop a scientific law. We will discuss all these one by one. Let's discuss first the biological problem. What biological problem is? Biological problem is concerned to living organisms. It is totally concerned, totally related to living organisms. And this biological problem is a problem created by living organisms, by environmental factors that harms, that affects the other living organisms, will be known as the biological problem. Or any disease in living organism is simply called as the problem or biological problem. कोई भी सिंपली आप कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू नो बेटर दैट एदर मे बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मे बी प्लांट्स, मे बी एनिमल्स। प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल में किसी में कोई भी बीमारी हो जाए, एनी डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. Example of this may be malaria, maybe coronavirus, maybe polio, maybe diabetes, maybe diarrhea, maybe dengue, any kind of disease in living organisms, not only in animals, not only in mammals, not only in humans. Any problem caused, any disease in living organisms, either plants, microorganisms, or human beings, or other animals, or rats, dogs, and others, this disease will be known as the biological problem. Biological method is adopted. We take some biological steps to solve this problem. अब ये जो प्रॉब्लम बन जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है या डिजीज हो जाती है, अब इस डिजीज को इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट बैठ जाते हैं। पहले टेबल टॉक हो जाती है, टेबल टॉक के बाद फिर वो बाकायदा प्रैक्टिकल फिजिकल रिएक्शन शो करते हैं, वो फिजिकली जो है ना, प्रैक्टिकली जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, फिर जाकर के बायोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है ना वो लेबोरेटरीज में, और फिर जो है ना जाकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। एंड व्हाट द बायोलॉजिकल मेथड इज, बायोलॉजिकल मेथड इज एज a systematic process. It is really systematic. Through all the biological method is gone through a process, and in a very systematic process adopted by the biologist to solve any of the biological problems. So और जो biological biologists हैं वो आकर के एक सिस्टम के जरिए, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए एक मेथड से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी ट्रीटमेंट, सिंपल यू कैन से द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज और दिस प्रॉब्लम इज टेकन बाय these biologists. This will be known as the biological method. We are having different steps, different parts, different stages, different levels of the biological method. These level will be taken by the biologist. The very first one, that is detection. Detection किसको कहते हैं कि पहले हमने प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है कि असल में हमारा प्रॉब्लम है क्या, रिकॉग्नाइज करना है कि हम प्रॉब्लम हमारा कौन सा है। फिर जो है ना जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाए, हम डिटेक्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को, देन वी गो फॉर द ऑब्जर्वेशन। हम उस स्पेसिफिक विक्टिम पर जाते हैं, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाते हैं, स्पॉट ऑफ द विक्टिम ऑफ द प्रॉब्लम जाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं डिफरेंट, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ना हम हाइपोथेसिस यानी डिफरेंट आइडियाज पेश करते हैं, साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट होते हैं। फिर उन आइडियाज में से कुछ आइडियाज को हम सेलेक्ट करते हैं विच आर वेरी क्लोज टू द प्रॉब्लम, और जो रिमेनिंग आइडियाज हैं उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उन आइडियाज को उठा करके उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि लेबोरेटरी का काम है। एक्सपेरिमेंट कर कर करके हम हमारे पास एक ऐसी सोच आ जाती है, एक थ्योरी आ जाती है, और वो थ्योरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर हम थ्योरी को मजीद एक्सपेरिमेंट के जरिए में से पास कर दें, मजीद एक्सपेरिमेंट उस पर कर दें, अगर वो ट्रू निकला बार बार तो उसको फिर हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, अगर नहीं निकला तो साइंटिफिक लॉ नहीं कहलाता। अभी इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मेथड का वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्वेश्चंस हो जाती हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाती है, प्रेडिक्शन हो जाती है, टेस्ट हो जाती है। अगर ट्रू हो गया
तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर हम वापस इसके हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं और इसके डिफरेंट जो है ना क्वेश्चन करते रहते हैं। अच्छा, अब इस बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए, एंड दोज ग्रुप्स आर द कंट्रोल ग्रुप, द वेरी फर्स्ट वन, एंड द अदर वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो हम बायोलॉजिकल मेथड इख्तियार करते हैं या बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, उस बायोलॉजिकल मेथड के लिए हमारे पास टू ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड द अदर वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? इट इज द ग्रुप कंपोज्ड which contains the participant and those participants do not receive the experimental treatment। इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं या ऐसे पार्टिसिपेंट डालते हैं या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स डालते हैं जिन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जिनमें हम जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में डालते हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप भी हम बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप भी बनाते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं किया जाता है। कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंट्रोल ग्रुप को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दीज पीपल आर रेंडमली असाइंड टू बी इन दिस ग्रुप। ये रेंडमली हम इन पीपल लोगों को लेते हैं या ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं या प्लांट्स को लेते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल ग्रुप में होते हैं, रेंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हम सेलेक्ट करते हैं। they also close resemble the participant who are in the experimental group। ये उसी की तरह ही होता है, जो कि उसी तरह ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्पल प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके कंट्रोल ग्रुप में भी एप्पल के प्लांट्स होने चाहिए और आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी एप्पल के प्लांट्स होने चाहिए। अगर आप टोमेटो के प्लांट्स पर करते हैं तो दोनों ग्रुप में आपके पास वही होना चाहिए। अगर आप ह्यूमन बीइंग पर कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग दोनों ग्रुप में होने चाहिए। अगर आप मॉस्किटो पर कर रहे हैं या रेट पर कर रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप में भी वही ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। आर द इंडिविजुअल्स हु रिसीव द ट्रीटमेंट, या जिन ऑर्गेनिजम्स पर आप ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स को आपने कंट्रोल ग्रुप में डालना है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अब हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्चुअली समटाइम्स कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इसको हम ट्रीट करते हैं, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बे करते हैं, उसको डिफरेंट केमिकल्स देते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं, डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, उनको इंजेक्शंस लगाते हैं, बार बार उसको ट्रीट करते हैं। सो इस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कह सकते हैं। इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि जिनको ट्रीट किया जाता है, जिनको ट्रीटमेंट मिलती है, जो कि ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना क्या होते हैं, इसमें पीपल, मे बी एनिमल्स, मे बी प्लांट, और मे बी सेल्स। हम सेल्स भी ले सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है। सेल्स आर आल्सो लिविंग, सो देयरफॉर वी कैन टेक सेल्स एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मेंबर्स। ट्रीटमेंट इज द वेरिएबल यू आर स्टडीइंग। ट्रीटमेंट्स वेरिएबल हो सकती है, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि आप एक किस्म के दे दें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्चुअली द ग्रुप विच कंटेन्स द पार्टिसिपेंट which are receiving the treatment, which are under the experiment, which are that may be subject, maybe the people, maybe human being, maybe animals, maybe mammals, maybe plants, maybe tissue, or maybe सेल्स। ऐसे ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल, तो सिंपली अगर हम कह दें, जब भी हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम दो ग्रुप्स को बनाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के दौरान हम दो ग्रुप्स को बनाते हैं। एक ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि हेल्दी ऑर्गेनिजम्स का है, या रेंडमली हम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप ले लेते हैं लेकिन उस पर हम कोई काम नहीं करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसको साइड पर रखते हैं। जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जो कि इफेक्टेड हुए हैं, जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं, जो कि बीमार हैं, जिनमें डिजीज है, उन पर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इनको फिर लास्ट में हम इनकी कंपैरिजन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मेथड, दैट इज द डिटेक्शन। डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट वी डिटेक्ट द प्रॉब्लम। पहले हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं
एक शख्स कहता है कि मुझे ये बीमारी हो गई। जैसे कि अभी कोविड 19 2019 में आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट टाइम हम हमें हमें तो सिर्फ सुनने में ये आ रहा था कि कोविड 19 है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। अब कोरोना क्या है, आइए बैठ जाते हैं, लेट्स डिटेक्ट दिस, लेट्स रिकॉग्नाइज दिस डिजीज, लेट्स रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम व्हाट एक्चुअली इट इज। तो दिस स्टेप इज नोन एज द डिटेक्शन। इसमें हम पहले सबसे पहले हम उस डिजीज को, उस प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। डिफरेंट पीपल आर थिंकिंग डिफरेंट, दे आर गिविंग डिफरेंट आइडियाज, दे आर गिविंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, दे आर गिविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग एनी डिजीज। तो 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 डिटेक्शन में हम एक्चुअली इन इन कंफ्यूजन्स को खत्म करते हैं। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज फाइव सेंसेस, जो हमारे फाइव सेंसेस है, स्मेल के जरिए हम उसकी डिटेक्शन करते हैं, टच करते हैं उसको, आइज के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कोई भी एविडेंसेस वगैरह है। तो ये फाइव सेंसेस के जरिए जो है ना, हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, हम डिटेक्शन करते हैं फाइव सेंसेस के जरिए। ट्राई टू नो द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। जो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एक्चुअली हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम का नेचर का पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या चीज, किस तरह का प्रॉब्लम है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। अब जब हमें एक दफा ये पता चल जाता है कि वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड एंड दिस इज हैविंग दिस टाइप ऑफ नेचर, तो फिर उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो कि सेकंड स्टेप्स है। और इसमें हम एक्शन और प्रोसेस क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और समथिंग और समवन, तो हम जाकर के उस चीज को गौर से देखते हैं, नजदीक से देखते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करते हैं, डिफरेंट टूल्स, एक्सपेरिमेंटल टूल्स यूज करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखिए डिटेक्ट तो हमने कर लिया, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो है ना, हम उसको ऑब्जर्व भी करेंगे। अब जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन इज द क्लोज लुक of anything, so closely observation or monitoring of something where the problem is created, where the problem is found, or someone in which the problem, in whom the problem is found. Sources are used to get the information, किसी भी किस्म के सोर्स हमारे पास है, तो हम ऑब्जर्वेशन में वो यूज करते हैं और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फाइव सेंसेस को भी यूज करते हैं। और बायोलॉजिस्ट जो है ना, वो ऑब्जर्व द प्रॉब्लम वेरी कीनली एंड क्लोजली। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो प्रॉब्लम को बहुत नजदीक से देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली, दे वेरी क्लोजली दे ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम। सो दिस पोर्शन और दिस लेवल और दिस स्टेप इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव एंड नंबर्स आर ऑब्जर्व्ड, क्वांटिटीज एंड नंबर्स और ऑब्जर्व। हम क्वांटिटीज ऑब्जर्व करते हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट हुए हैं, कितने डेड हुए हैं, कितने इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने सीवर कंडीशन में, कितने नॉर्मल कंडीशन में। तो क्वांटिटी भी हमें, नंबर भी पता चल जाते हैं, और हमें क्वालिटीज भी पता चल जाते हैं, प्रॉपर्टीज भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के दौरान जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है ना, इन इंफॉर्मेशन में हम नंबर्स को भी देखते हैं और प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। थर्ड इज द सॉरी, अब हम इन इन ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सिंपली अगर हम देख लें, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम क्वालिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप जो कि कॉमन है, कोविड 19, कोरोना जिसे हम कहते हैं, अगर आप कोरोना को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं कोरोना की, तो आप कोरोना की क्वालिटीज देखेंगे कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके नेचर क्या है, वो एक्चुअली करता क्या है, वो ह्यूमन बीइंग में आ जाता है तो किस तरह आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इट डील्स विद द क्वालिटीज, विद द नेचर, विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफ एनी प्रॉब्लम। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो कि सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम सिंपली देखते हैं कि कितने नंबर में है विक्टिम्स, कैसे विक्टिम्स, नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कितने ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हुए हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड हुए हैं, और जो है ना कितने ऑर्गेनिजम्स जो है ना डेड हुए हैं। तो नंबरिंग, जब भी हम नंबरिंग को देखते हैं, सो इट मींस वी आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन दैट विल बी नोन एज द क्वांटिटेटिव, बिकॉज वी आर एक्चुअली observing the quantity of the organisms. It deals with the number,
as well as deals with the diseased by the problem, यानी इस प्रॉब्लम से कितने लोग या कितने ऑर्गेनिजम्स में डिजीज आ चुकी है. इट आल्सो इन्वॉल्व द काउंटिंग ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स कितने हैं इन एनी एरिया, नंबर ऑफ द विक्टिम्स हम डिस्कस करते हैं और डिजीज ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं. सच टाइप ऑफ observation will be known as a quantitative observation. Third step of the biological problem, that is hypothesis formulation. क्या hypothesis जो कि possible guess to answer the biological problem. ये जो है ना hypothesis जो है ना ये किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी बायोलॉजिस्ट का अपना एक जाती सोच हो सकता है. देखिए जब आप ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट जो है ना वो डिटेक्शन करते हैं किसी प्रॉब्लम का, फिर वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उनके माइंड में डिफरेंट हाइपोथेसिस आते हैं, डिफरेंट ख्यालात आते हैं, डिफरेंट सजेशंस आते हैं, डिफरेंट वो गेस करते हैं. आप जब वो जाते हैं तो लाजमी बात है हर साइंटिस्ट के डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं. सो हाइपोथेसिस सिंपली यू कैन से द आइडियाज ऑफ एनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट और एनी ऑफ द साइंटिस्ट. ठीक है, तो ये पॉसिबल गेस होता है, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल आइडियाज होते हैं टू आंसर दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. मतलब उस प्रॉब्लम की जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं. सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस. ठीक है, और ये अनटेस्टेड होता है, अभी हमने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमने सिर्फ डिटेक्ट किया प्रॉब्लम को और हमने ऑब्जर्वेशन कर ले. अब अभी तक हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की, कोई टेस्ट नहीं किया है. सो दिस हाइपोथेसिस इज एक्चुअली अनटेस्टेड स्टेटमेंट. इट मे बी राइट, मे बी रॉन्ग. हाइपोथेसिस राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. शायद चार साइंटिस्ट है, कोई एक साइंटिस्ट कहता है कि ये इस बीमारी की प्रॉब्लम ये हो सकता है, इस प्रॉब्लम की सॉरी कॉज ये हो सकता है, इस प्रॉब्लम की रिजल्ट ये हो सकता है, या इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ये हो सकता है. तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नहीं होता है, तो दूसरे या तीसरे की जो हाइपोथेसिस है या जो आइडियाज है वो करेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह हाइपोथेसिस जो है ना वो अनटेस्टेड स्टेटमेंट होता है और ये राइट और रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. जो साइंटिस्ट हैं उनके प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है वो अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, जो पहले से उन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किए, जो एक्सपीरियंसेस किए, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस की बिना पर बुनियाद पर कहते हैं कि पिछले केसेस में ये हुआ था तो शायद ये भी इस तरह हो सकता है. तो हाइपोथेसिस एक ऐसा आइडिया है जो कि बायोलॉजिस्ट देते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर. गुड हाइपोथेसिस हेल्प्स बायोलॉजिस्ट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जो हाइपोथेसिस सबसे बेहतरीन और गुड हाइपोथेसिस होता है वो ज्यादातर एक्सपेक्टेड होती है और जो है ना वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो है ना हेल्प कर देती है. आफ्टर डिस्कशन, डीप थिंकिंग एंड रीजनिंग, hypothesis is derived from the data of the observations. ठीक है, अब हाइपोथेसिस कब हम डिराइव करते हैं हाइपोथेसिस. अब हम हाइपोथेसिस कब देंगे, जब हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे किसी प्रॉब्लम के ऑब्जर्वेशंस पर, डीपली थिंक करेंगे, सोचेंगे और डिफरेंट रीजंस देंगे, रीजंस को देखेंगे, फिर जाकर के ऑब्जर्वेशन से जो डेटा हमने कलेक्ट किया उस पर जाकर के फिर जो है ना हम एक हाइपोथेसिस जो है ना दे सकते हैं. ठीक है, अच्छा चले, ये हो गया आपका हाइपोथेसिस. तो अब हम हाइपोथेसिस के बाद प्रेडिक्शन पर जाते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट ग्रुप में मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारे हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिए हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस ड्राइव कर दिए. अब हम इन हाइपोथेसिस में क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट आ गया 10 हाइपोथेसिस. सो दीज ऑल 10 हाइपोथेसिस विल नॉट बी taken to the laboratory, will not be tested in the laboratory, will not be passed through the experiment. उसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं. एक दो लेते हैं, बाकी बाकी 9 और 8 को जो है ना उनको हम साइड पे रखते हैं. इस प्रोसेस को प्रेडिक्शन कहते हैं. फोर्थ स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन हाइपोथेसिस. मैंने कह दिया आपके पास एक लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आ गया, तो अब उस हाइपोथेसिस में आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है एक या दो हाइपोथेसिस विच आर वेरी क्लोजली टू योर प्रॉब्लम, to your result of your problem. तो उसमें से prediction is simply the selection of hypothesis for the experiment. After having many hypotheses, biologists select one of them that may be true. Biologists select hypothesis after careful and logical thinking. ठीक है, सिंपली बहुत सारे hypotheses आ गए, बहुत लॉजिक के साथ, बहुत केयरफुली सारे बायोलॉजिस्ट बैठ जाते हैं. जब तक सारे बायोलॉजिस्ट ग्रुप ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट या बायोलॉजिस्ट जब तक सारे एग्री नहीं करते हैं, जब केयरफुली बहुत एहतियात के साथ और लॉजिकली
जब वो एक एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रेडिक्शन। पॉसिबल स्पेसिफिक बिलीव होता है ये सॉल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये ज्यादातर पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी ज्यादातर साइंटिस्ट डिडक्शन बेस्ड ऑन इफ एंड देन फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होता है इफ एंड देन होता है। यानी इफ मींस if this is the problem, then that should be the solution. If this is the cause of the problem, then that should be the solution of the problem. इसको बोलते हैं if and then format। यानी अगर ये वजह है या ये रीजंस हैं या ये साइंस हमें नजर आ रहे हैं इस प्रॉब्लम के, तो फिर ये उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अ प्रेडिक्शन। हाँ, इफ मलेरिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मलेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है, इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो ये इस तरह का आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ये एक हाइपोथेसिस है। ये जो यहाँ से इफ से लेकर के फिर यहाँ ब्लड तक जो लास्ट टू लाइंस दिए हुए, इफ मलेरिया इज ड्यू टू द प्लाज्मोडियम देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, दिस इज एक्चुअली हाइपोथेसिस, सॉरी prediction regarding the hypothesis, different hypothesis of the malaria। मलेरिया के different hypothesis आए थे, उनमें से ये एक प्रेडिक्ट किया गया था, ये एक सेलेक्ट किया गया था, जो कि बाद में फिर इस पे एक्सपेरिमेंट की गई थी। So this is known as the prediction। The fifth step, that is experiment testing। देखिए हमने डिटेक्शन कर ली, फिर हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस को क्रिएट किया, लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आ गया। अब हाइपोथेसिस के बाद हमने प्रेडिक्ट कर दिया, एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट किया, एक आइडिया को सेलेक्ट किया। अब उस आइडिया को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। हाइपोथेसिस मे बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और हाइपोथेसिस जो है ना वो इनकरेक्ट निकला, रॉन्ग निकला, देन दैट विल बी रिजेक्टेड। न्यू हाइपोथेसिस सेलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, फिर हम टेस्टिंग के लिए नए हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आर कैरिड मेनी टाइम्स अंटिल द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम कम्स। एक्सपेरिमेंट जो है ना लेबोरेटरी में हम करते हैं, लेबोरेटरिकल वर्क होता है। लेबोरेटरिकल वर्क में हम क्या करते हैं, बार बार हम वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक हमें एक खास रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस जो है ना वो गलत हो गया तो फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर हाइपोथेसिस, फिर हम उसके बाद नए हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं और बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक हमारे पास सही से रिजल्ट नहीं आते हैं। बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये सारे उसमें से ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है ना या टेस्टिंग जो है ना, ये बेसिक स्टेप्स है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड का। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, तो एक किस्म के आप कह सकते हैं कि आप एक बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंट इज द बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड। performs experiments to see if hypothesis is true or wrong। मुख्तलिफ experiments किए जाते हैं, different experiments are done by the biologist till the last result, to declare any of the statement is true or not true। Okay, so deductions which are drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing। जो deduction हम कर लेते हैं, उस deduction को बाद में फिर जो है ना हम हाइपोथेसिस के लिए सब्जेक्ट कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए कि इस पे अभी टेस्ट किया जाए। एक्सपेरिमेंटेशंस, बायोलॉजिस्ट लर्न्स व्हिच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है ना बायोलॉजिस्ट को इस चीज का पता चल जाता है कि कौन से जो है ना वो कौन से हाइपोथेसिस जो है ना वो सही है, कौन से गलत है। अच्छा, इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर जो है ना हम एनालिसिस करते हैं। व्हाट एनालिसिस इज, फैक्ट एंड फिगर्स आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। फिर हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं इन एक्सपेरिमेंट में से और कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज। फिर इस कलेक्टेड डेटा को जो है ना जो एक्सपेरिमेंट से हमें मिली थी उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। डेटा इज कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। फिर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकली हम जो है ना स्टैटिस्टिकली जो है ना हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। नाउअडेज वी आर हैविंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट
apes, different mechanisms through which we do the statistical analysis of any of the research or any of the data we are having. So this will be compared statistically. The data we got from these experiments result are compared with null hypothesis. null hypothesis जो कि हमारे पास जीरो hypothesis आ रहे हैं, या फिर हमारे पास जो बिल्कुल खाली या इनकरेक्ट hypothesis जो हमारे पास आ रहे हैं, उनके साथ हम रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है। इफ दिस प्रूव्स देन another hypothesis is selected। अगर रिजल्ट में हमारे पास एनालाइज करते वक्त हमारे पास हमने किसी हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर जो है ना हम इस हाइपोथेसिस को छोड़ करके दूसरा हाइपोथेसिस ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल एनालिसिस इज द साइंटिफिक अप्रोच that combines analytical tools and biological content in one place, so researchers can obtain a fundamental, deeper and broader understanding of the biological relationship and processes known to be connected to the experimental observation। अच्छा, ये जो biological analysis है, ये एक्चुअली हम जो है ना पूरे सारे बायोलॉजिकल मेथड के जितने भी प्रोसेस के जितने भी डेटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, उस तक हम अप्रोच कर लेते हैं और उनको हम कंबाइन करके एक बायोलॉजिकल कंटेंट का शेप दे देते हैं, और एक जगह पर उसको डेटा का उसके लिए रिसर्चर के लिए हम बेसिकली बुनियादी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो फिर एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन आसानी के साथ कर सके। ठीक है। तो उसके बाद जब हम हमारे पास रिजल्ट आ जाए और हम हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम हमारे पास जो रिजल्ट है या हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल करेक्ट हाइपोथेसिस आ जाता है, देन व्हाट वी डू, वी रिपोर्ट और रिजल्ट। एंड दिस रिपोर्टिंग द रिजल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। अगर आप अपने लैब में सालों तक काम कर रहे हैं और आपने बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया, उसके ट्रीटमेंट्स भी आए, उसके एंटीबायोटिक्स भी बनाए, उसके मेडिसिन भी बनाए, और आप जो है ना अपने काम को अपने लेबोरेटरी से बाहर नहीं निकालते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, you are not telling to the world, you are not publishing to the world, and the people are not aware about your work, about your result, that what the result was of your experiment, so your work is useless, your work is worthless, आपका जो काम है वो बिल्कुल जाया है। So reporting the result of the biological method is one of the very important part, very important level, very important। Okay, after getting result, researchers share their views। जो रिजल्ट आ जाता है रिसर्चर जो है ना, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, दे देयर व्यूज, दे पब्लिश रिसर्च पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स आर इन बुक्स। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्रॉब्लम था उसको आपने सॉल्व कर दिया, और जो है ना फिर आप क्या करते हैं, उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश करते हैं। रिसर्च पेपर का मतलब है कि आपने जितना काम किया उस पूरे काम को जो है ना आप क्या करते हैं, उस पूरे काम को आप जो है ना एक पेपर के फॉर्म में लिखते हैं, एटलीस्ट 10 to 30, 50 or 60 पेजेस का एक पेपर आप बना लेते हैं, और उनको फिर जो है ना आप साइंटिफिक जर्नल, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स उसको बोलते हैं, तो उसमें फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना पब्लिश कर लेते हैं, या फिर आप किसी बुक में पब्लिश कर लेते हैं जिस पर इंटरनेशनल लेवल के जितने भी साइंटिफिक सोसाइटीज होते हैं या साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको अप्रूवल देते हैं। जब अप्रूव हो जाते हैं तो फिर आपके काम जो है ना वो पब्लिश हो जाता है। ठीक है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। ठीक है, वो जो रिसर्च में आपके जर्नल में आपके पेपर पब्लिश हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पूरे बायोलॉजिकल मेथड का जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आपने बायोलॉजिकल मेथड को अपनाया था, और आपने अपने रिजल्ट जो निकाले वो अब आपने दुनिया को बता दिया, वर्ल्ड को बता दिया, लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब जो है ना आपका काम जो है ना सिरे तक पहुंच गया। पब्लिशिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, वेरी इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट पब्लिशिंग योर रिजल्ट, योर वर्क इज यूजलेस। ठीक है, अब जब आपने रिजल्ट पब्लिश कर दिया इसी पर, और साइंटिस्ट ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम करते 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 बार बार
यही रिजल्ट आ रहा है, 100 साइंटिस्ट ने काम किया यही रिजल्ट आ रहा है, 200 साइंटिस्ट ने काम किया यही रिजल्ट आ गया। जब एक बार 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 ये एक ही रिजल्ट आता है किसी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मेथड का, सो that will be known as the scientific theory. What a scientific theory is? A theory, uh, scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world or universe that can be repeatedly uh, uh, tested and verified in accordance with the scientific method using the accepted protocols of the observation, measurement, evaluation of result. Theories are structures of the ideas that explain the interpret facts। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी एक्चुअली फैक्ट्स होता है, जो कि आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एक्चुअल काम आपने किया है, जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, नेचुरली तौर पर जो चीजें मौजूद हैं, उसको बयान करते हैं। दैट इज नोन एज द साइंटिफिक थ्योरी। प्रूव्ड हाइपोथेसिस को हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। जब एक हाइपोथेसिस है, उसको आप बार बार टेस्ट करते हैं और सेम रिजल्ट आपको आता है, तो जब तक ये हाइपोथेसिस जो है ना, वो क्या हो जाता है, वो प्रूव्ड हो जाता है कि वाकई ये बीमारी इस वजह से है, इसको हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। साइंटिफिक थ्योरी जो है ना, उस वक्त तक ये वैलिड होता है, ये एलिजिबल होता है, जब तक इसके खिलाफ कोई और एविडेंस ना आ जाए। जब कोई और बंदा जो है ना, आपने एक साइंटिफिक थ्योरी बना ली, आपका काम बिल्कुल इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया, और आपने नेचुरल फैक्ट बयान कर दिए हैं। शोएब जान, प्लीज वेट अ मिनट, आई विल कम टुवर्ड यू। तो जब आप साइंटिफिक इफेक्ट कर लेते हैं, और आपकी थ्योरी उस वक्त तक एक साइंटिफिक थ्योरी रहती है, जब तक कोई और जो है ना आपके थ्योरी के खिलाफ जो है ना वो कुछ ऐसे एविडेंसेस पेश ना करे जो आपकी थ्योरी को डिस्प्रूव करे, तो उस वक्त तक आपकी थ्योरी जो है ना वो वैलिड होगी। प्रोडक्टिव थ्योरी, a theory that is predictive and has explanatory power, suggests new and different hypotheses, scientific law। A scientific law is a uniform or constant फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो मजीद क्वेश्चंस करने देते हैं, जो मजीद प्रेडिक्शंस देते हैं, जो कि पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन रखता है। बहुत सारे लोगों के एक प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो हर किसी को क्वेश्चन करने का मौका देता है। ठीक है, और डिफरेंट हाइपोथेसिस, न्यू सजेशन, न्यू आइडियाज क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसके बाद जब एक साइंटिफिक थ्योरी जो है ना वो देर तक, बहुत टाइम तक एक साइंटिफिक थ्योरी रह जाती है, फिर उस साइंटिफिक थ्योरी को जो है ना हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, विच इज द फाइनल एंड द सेवंथ स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Scientific law, after stability of a productive theory, many questions are asked। Scientists also formulate new hypothesis to confirm this theory। जो है ना न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, बार बार नए नए तजजिए देते हैं, नए नए हाइपोथेसिस देते हैं, जब तक इस साइंटिफिक थ्योरी को हम जो है ना वो ना करे, एक्सेप्ट जो है ना कंफर्म ना करे, इट सेटिस्फाइज अदर साइंटिस्ट। ये जो साइंटिफिक लॉ बन जाता है, ये दूसरे साइंटिस्ट को भी सेटिस्फाई कर देता है। आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर, साइंटिफिक लॉ को लॉ ऑफ नेचर हम कहते हैं। देयर आर परमानेंट रूल्स ऑफ नेचर, दे आर ऑलवेज ट्रू। The scientific laws are always true, and they are permanent rules of the nature। They are in the form of a short statement, are universally accepted। साइंटिफिक लॉ को यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट की सूरत में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो साइंटिफिक उसको फिर हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक लॉ जो एक्चुअली होता है वो यूनिवर्सली जो है ना एक्सेप्टेड होता है, और जो है ना, क्योंकि जब आप अपने रिजल्ट पब्लिश करते हैं, बार बार एक हाइपोथेसिस को आप प्रूव कर लेते हैं, और वो हाईली प्रूव्ड हो जाता है, वो साइंटिस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है, वो एक नेचुरल लॉ बन जाता है, और एक परमानेंट रूल्स रखते हैं, हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, और एक शॉर्ट स्टेटमेंट में आप दे देते हैं, तो फिर ये जो है ना ये आपका यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट हो जाता है। और जब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर उसको हम साइंटिफिक लॉ या लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, फिर अगर इसी तरह हम देख ले, साइंटिफिक लॉ और लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ नेचर are actually what they are actually statements। These statements are based on repeated experiments
और जो एक्सपेरिमेंट्स हम बार बार रिपीट करते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट पर की बुनियाद पर फिर हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो उसको हम बार बार रिपीट करके वो फिर हमें एक ही रिजल्ट देता है, जिसको हम साइंटिफिक लॉ बोलते हैं, और उसको साइंटिफिक लॉ को हम स्टेटमेंट्स के फॉर्म में जो है ना कवर कर लेते हैं, या ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, दैट डिस्क्राइब्स और प्रेडिक्ट रेंज ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जो कि नेचुरली जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस को जो है ना उनको कवर कर रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको बयान कर रहे हैं। साइंटिफिक क्लास समराइज, ये एक्चुअली समराइज करता है, समरी बयान करता है द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर आपने जितना बायोलॉजिकल मेथड आपने अपनाया था, उस पूरे बायोलॉजिकल मेथड को जो है ना क्या करता है, उस पूरे बायोलॉजिकल मेथड का एक्चुअली जो है ना इसकी समरी बयान करता है, ठीक है, विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और ये फिर अप्लाई भी होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट, इसका अपना एक बाकायदा एक स्टेटमेंट है, एक लॉ है, और ये नेचुरल लॉ है, ठीक है। इन द सेम वे वी आर हैविंग मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, और मेंडल ने बार बार एक्सपेरिमेंट से जो है ना इसको एक साइंटिफिक थ्योरी बना दी, उससे बार बार प्रूव कर दिया। इसी तरह लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जो कि न्यूटन का है। अब न्यूटन को अगर हम देख ले, जो न्यूटन है, जो न्यूटन ने जो थ्योरी पेश की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, उसमें जो है ना बाकायदा उसने क्या किया, उसने इस चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, और वो बार बार प्रूव किया उसने, और फिर जो है ना ये जाके एक साइंटिफिक थ्योरी बन गई, और जो कि नेचुरल फैक्ट भी है। these are all the biological method, these are all points are about the biological method, and here the biological method is finished, and then a case study of malaria and a case study of dengue. कल जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो है ना इसी को डिस्कस करेंगे, और जो है ना केस ऑफ मलेरिया को, और इसके साथ साथ केस ऑफ स्टडी केस ऑफ डेंगी, यानी मलेरिया भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और डेंगी भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये दोनों जो है ना थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है ना हम जितना बायोलॉजिकल मेथड अभी हमने पढ़ लिया, इसी बायोलॉजिकल मेथड को अब हम देखते हैं कि इसी बायोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है ना एक मलेरिया को कैसे सॉल्व किया, मलेरिया के प्रॉब्लम के और डेंगू के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सो वी विल डिस्कस दीज टू प्रॉब्लम्स थ्रू द बायोलॉजिकल मेथड टुमारो इंशाल्लाह। सी यू टुमारो विद द सेम टाइम।